अब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी के बारे में जानेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी को बनाया गया है, ये भी मानक अवस्थाओं पर ही बनाया गया है कि जितने भी धातुएं हैं उन सब के मानक अवस्था में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड विभव का मान है, तत्वों के E0 के मान को बढ़ते हुए क्रम के आधार पर जिस श्रेणी में जमाया गया है उसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या सक्रियता श्रेणी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस श्रेणी को पढ़ने से पहले दो तीन चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, F2 इक्वल टू 2F माइनस। तो F2 से 2F माइनस बना, इसका अर्थ है कि F2 दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। F2 दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका अर्थ है कि वह एक अच्छा ऑक्सीकारक है। तो ये एक अच्छा ऑक्सीकारक है, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है या मानक अपचयन विभव का मान है वो धनात्मक प्राप्त होगा। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं कि H प्लस है, यानी हाइड्रोजन का हम ले रहे हैं, H प्लस है, वो जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो हाफ H2 बना। तो यहाँ पर जो इसके लिए SRP है या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 प्राप्त होता है। तो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि लिथियम प्लस यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो लिथियम में परिवर्तित होगा, लेकिन इसके लिए जो SRP का मान है वो ऋणात्मक प्राप्त हुआ, यानी मानक अपचयन विभव का मान इसके लिए ऋणात्मक प्राप्त हुआ। तो इसका अर्थ है कि इसके ऑक्सीडाइज होने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही कम है, जबकि F2 के ऑक्सीडाइज होने की प्रवृत्ति काफ़ी अधिक है। तो उसके लिए SRP वैल्यू या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान उसके लिए धनात्मक है और लिथियम के लिए SRP का मान ऋणात्मक होता है। क्योंकि SRP का मान ऋणात्मक है, इससे ये समझना है कि इसके ऑक्सीडाइज होने की प्रवृत्ति बहुत ही कम है। तो लिथियम एक अच्छा अपचायक है, उसके लिए SRP का मान निगेटिव होगा, E0 की वैल्यू उसकी निगेटिव होती है, तो वह एक अच्छा अपचायक होता है, उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, वो एक अच्छा अपचायक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका बहुत ही कम होता है। जिस भी तत्व के लिए हम E0 की वैल्यू पॉजिटिव देखते हैं तो वो एक अच्छा ऑक्सीकारक है, और E0 की वैल्यू जिस तत्व के लिए जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी वो उतना अच्छा अपचायक होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे यदि विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम देखते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर जो वैल्यू है वो धनात्मक की ओर जाती है, तो सक्रियता का मान ऊपर से नीचे आने पर कम होता जाता है, इसलिए इसे सक्रियता श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसमें जो सक्रियता का क्रम है वो ऊपर से नीचे आने पर कम होता जाता है। आप यहाँ श्रेणी को देखिए तो लिथियम सबसे ऊपर है और जो फ्लोरीन है वो सबसे नीचे है। तो जो लिथियम है वह एक अच्छा अपचायक है और जो फ्लोरीन है उसका जो E0 का मान है वो पॉजिटिव है, तो वो एक अच्छा या प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। जो हाइड्रोजन है उसके लिए वैल्यू 0.00 वोल्ट यहाँ पे E0 की वैल्यू है, तो इसके ऊपर हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है और हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन से कम क्रियाशील तत्व होते हैं। इसके बाद इसकी विशेषताओं में हम देख लेते हैं कि E0 का मान जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी, और जिसके लिए E0 का मान जितना ज़्यादा धनात्मक होगा उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी। जैसे हमने फ्लोरीन का एग्जाम्पल देखा था कि फ्लोरीन के लिए जो SRP की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, वो एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है। E0 की वैल्यू जितनी अधिक होती है, यानी जितना ज़्यादा धनात्मक मान होता है, तो वहाँ पर वह एक अच्छा ऑक्सीकारक होगा और उस पर रिडक्शन की क्रिया होगी, अपचयन की क्रिया होगी, वह यहाँ पर कैथोड की तरह कार्य करता है। जबकि E0 का मान जिसके लिए जितना ज़्यादा ऋणात्मक होता है वह उतना अच्छा अपचायक होगा, उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और वह एनोड होगा। तो यदि आपको दो इलेक्ट्रोड दिया जाए जिसके लिए E0 की वैल्यू दी गई हो, उसको कंपेयर करना हो, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि E0 का मान किसके लिए कम है किसके लिए ज़्यादा है।
ऋण और धन के आधार पर भी देख सकते हैं, या ऋणात्मक मान अधिक है, धनात्मक मान अधिक है, उस आधार पर भी इसको देखते हैं। जैसे यदि हम एग्जाम्पल लें कि E0 का मान जिंक के लिए -0.76 वोल्ट है, जबकि कॉपर के लिए 0.34 वोल्ट है, तो एक माइनस है, मतलब वहाँ पर वह एक अच्छा अपचायक होगा। जिंक और कॉपर के लिए जो वैल्यू है वो है 0.34 यानी पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो यहाँ पर कैथोड की तरह कार्य करेगा, और जिंक एनोड की तरह कार्य करेगा, उस पर ऑक्सीकरण होगा और वह एक अच्छा अपचायक होगा। जबकि कॉपर कैथोड की तरह कार्य करेगा, उस पर अपचयन की क्रिया होगी और वह जिंक की तुलना में थोड़ा कम अपचायक होगा, वह ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो यदि दो इलेक्ट्रोड को कंपेयर करने दिया जाए तो E0 के मान के आधार पर हम उसके ऑक्सीकारक प्रवृत्ति और अपचायक प्रवृत्ति को समझ सकते हैं। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यदि मान लीजिए हाइड्रोजन के ऊपर यदि है कोई धातु और हाइड्रोजन के नीचे यदि है, तो हाइड्रोजन से ऊपर जो होते हैं वे अम्ल से क्रिया करते हैं, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर बीच में है, तो जिंक उससे ऊपर है, जिंक की वैल्यू -0.76 वोल्ट है और हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू है वो देखिए 0.00 है, तो हाइड्रोजन के ऊपर जिंक है, तो यहाँ पर जिंक प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। इस समीकरण को देख के आपको समझना है कि हाइड्रोजन के ऊपर जिंक है, तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील है जो H2SO4 में से हाइड्रोजन को बाहर निकालती है। इसी रिएक्शन को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए भी लिख सकते हैं कि Zn प्लस 2HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने की क्षमता उसी धातु की होगी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है। यहाँ भी हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जिंक की छड़ है जिसको कॉपर सल्फेट में डुबाया गया है, तो जिंक प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। तो जिंक अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो जैसे ही जिंक की रॉड कुछ देर तक उस पर डुबाकर छोड़ देते हैं तो उसका नीला रंग जो है वो हट जाता है, वो फेड होने लगता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है वो यहाँ पर कॉपर जो है उसमें से जिंक से कम क्रियाशील है, तो जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देती है, तो उसका स्थान स्वयं ले लेती है, तो जिंक सल्फेट बन गया, तो जो नीला रंग है वो सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाता है जिंक सल्फेट बनने के कारण। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जिसके लिए E0 का मान जितना ज़्यादा निगेटिव होगा वह उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। उससे कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाएगा तो वह उसमें से उस धातु को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेती है। तो इस तरह से विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम ये पहचान भी कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं कि किसी भी सेल के EMF की गणना कैसे कर सकते हैं। यदि हमें एनोड कैथोड की पहचान हो जाए तो हम उस सेल के लिए E0 सेल या EMF की गणना भी आसानी से कर सकते हैं। तो E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यहाँ पर हम डेनियल सेल का ही उदाहरण ले लेते हैं। डेनियल सेल यानी जहाँ पर जिंक को जिंक सल्फेट में डुबाया गया, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबाया गया। तो यहाँ जो जिंक के लिए वैल्यू है E0 की वैल्यू वो यहाँ पर -0.76 है। जिंक यहाँ एनोड की तरह कार्य कर रहा है। कॉपर की वैल्यू 0.34 है जो कि कैथोड की तरह कार्य करता है। दोनों मानों को सूत्र में रखते हैं तो प्राप्त होता है E0 का मान 1.10 वोल्ट। इस तरह से हम किसी भी दूसरे सेल कॉम्बिनेशन का हम E0 सेल ज्ञात कर सकते हैं या EMF या विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। सेल रिएक्शन की संभाव्यता की कैसे हम गणना कर सकते हैं। यदि E0 सेल की गणना करते समय यानी E0 कैथोड माइनस E0 एनोड करके यदि हम दो अर्ध सेलों के लिए सूत्र में मान रखते हैं और E0 सेल की गणना करते हैं और यदि वह धनात्मक आता है अर्थात वह सेल रिएक्शन संभव होगा। जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं एक कि आयरन है Fe इक्वल टू Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आयरन में ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। आयरन के लिए जो वैल्यू दी हुई है वह है
0.44 वोल्ट। दूसरा हम देख रहे हैं जहां चयन की क्रिया होगी, दूसरा अर्ध सेल जिसमें कि कॉपर है, तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कॉपर। तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अब चयन की क्रिया हो रही है। तो इसके लिए जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है E0 का मान 0.337। तो जब E0 सेल ज्ञात करेंगे तो E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, पॉइंट, चूँकि यहाँ पर जो कॉपर है वो कैथोड की तरह कार्य कर रहा है, तो कैथोड की वैल्यू को रखेंगे तो ये 0.337 माइनस फिर माइनस 0.44 वोल्ट। तो सबको जोड़ने पर जो वैल्यू आती है वो प्लस 0.777 वोल्ट। तो यहाँ जो वैल्यू आई वो धनात्मक आई। इसी तरह से डेनियल सेल का भी उदाहरण हमने देखा, उसके लिए जो वैल्यू थी 1.10 वोल्ट। दोनों ही स्थिति में जो E0 का मान है वो धनात्मक प्राप्त हुआ, अर्थात ऐसा सेल रिएक्शन संभव है जिसके लिए E0 का मान धनात्मक प्राप्त होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम ऑक्सीकारक एवं अपचायक की पहचान भी कर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे E0 का मान विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो वो धनात्मक होता जाता है। तो जिसके लिए E0 का मान जितना ज़्यादा धनात्मक होगा वह एक अच्छा ऑक्सीकारक होगा, जिसके लिए E0 का मान जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा वह एक अच्छा अपचायक होगा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसी क्रम में हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जिसके लिए E0 का मान जितना ज़्यादा ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उस धातु की तरफ होगा जिसके लिए E0 का मान धनात्मक होता है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि यदि पोटेशियम, जिंक और लेड है तो इसके लिए E0 का मान ऋणात्मक है। और दूसरा हम ले रहे हैं हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी, इसके लिए E0 का मान धनात्मक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो जिस तत्व के लिए E0 का मान जितना ज़्यादा ऋणात्मक है उधर से उस तरफ होगा जिसके लिए E0 का मान जितना ज़्यादा धनात्मक होगा। ऋणात्मक वाले धातु के E0 के मान की तरफ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उस तरफ होगा जिधर E0 का मान, या जिस तरफ ऐसे धातुएं हैं जिसके लिए E0 का मान जितना ज़्यादा धनात्मक है। तो यहाँ पर हम सक्रियता श्रेणी के आधार पर इस चीज़ को भी पहचान सकते हैं। अगला हम देखते हैं धातुओं की क्रियाशीलता। धातुओं में देखा गया है कि जिस भी धातु के लिए E0 का मान जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ज़्यादा होगी, जबकि अधातुओं के लिए E0 का मान जितना ज़्यादा धनात्मक होगा वह उतना ज़्यादा क्रियाशीलता को दर्शाएगा, यानी अधातुओं के केस में। तो यहाँ पर धातुओं की क्रियाशीलता के क्रम को देखिए। E0 के मान के आधार पर, E0 का मान जितना ज़्यादा ऋणात्मक है उस आधार पर Ag, उससे ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर, उससे ज़्यादा टिन, फिर निकिल, आयरन, जिंक और सोडियम। तो यहाँ पर E0 का मान इतना अधिक ऋणात्मक हो रहा है, क्रियाशीलता भी बढ़ रही है। दूसरा हम ले रहे हैं कि अधातुओं के लिए E0 का मान जितना ज़्यादा धनात्मक होगा वह उतना ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो यहाँ F2 ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा अच्छा ऑक्सीकारक होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो यहाँ पर क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार होगा। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। विद्युत वाहक बल यह इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर है जब परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जबकि विभवांतर यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर है जब सेल द्वारा परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही हो। ईएमएफ या विद्युत वाहक बल किसी सेल से प्राप्त होने वाला अधिकतम वोल्टेज है और विभवांतर का मान ईएमएफ से हमेशा कम होता है। विद्युत वाहक बल सेल के ईएमएफ द्वारा गणना किया गया कार्य सेल से प्राप्त होने वाला अधिकतम कार्य होता है। सेल के विभवांतर द्वारा गणना किया गया कार्य सेल से प्राप्त अधिकतम कार्य से कम होता है। सेल के ईएमएफ को विभवमापी द्वारा मापा जाता है और विभवांतर किसी भी वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है।
अब हम विद्युत रासायनिक सेल एवं गिब्स ऊर्जा के बारे में जानेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल के साथ गिब्स ऊर्जा का कैसा संबंध है। गिब्स ऊर्जा के बारे में हम जानते हैं अधिकतम उपयोगी कार्य, जिसे कैपिटल G से दर्शाया जाता है। तो यदि कोई सेल रिएक्शन होता है और वहाँ पर कोई लाभदायक कार्य भी होता है और ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर होती है, तो यहाँ पर जो मुक्त ऊर्जा में कमी है यानी डेल्टा G की वैल्यू यदि जितनी ज़्यादा ऋणात्मक होती है, वहाँ पर ये माना जाता है कि उतना ही अधिक लाभदायक कार्य हो रहा है। स्थिर ताप एवं दाब पर जो G का मान है वह G के मान में कमी के बराबर होता है। यहाँ पर जब विद्युत धारा की कोई भी मात्रा सेल के विभवांतर की ओर ले जाई जाती है तो यहाँ विद्युतीय कार्य होता है। ये जो विद्युतीय कार्य है वो विद्युत की मात्रा और विभवांतर के गुणनफल के बराबर होगा। तो सेल का जो EMF है वह विद्युतीय कार्य के लिए यदि गणना की जाए तो यहाँ पर विद्युतीय कार्य क्या होगा, विद्युतीय कार्य बराबर NFE। और यहाँ यदि E का मान, E यहाँ पर सेल का EMF है और इसी चीज़ को यदि मानक अवस्था में लिया जाएगा तो सेल का जो विभव है मानक सेल विभव कहलाएगा और उसे हम E0 से दर्शाते हैं। तो विद्युतीय कार्य बराबर गिब्स ऊर्जा में कमी को दर्शाता है। तो विद्युतीय कार्य के लिए हमने निकाला NFE। N यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E सेल का विभव है और F जो है वो फैराडे जिसकी वैल्यू हम ले रहे हैं 96,500 कूलम, यहाँ पर इक्वल टू माइनस डेल्टा G। तो माइनस डेल्टा G यानी मुक्त ऊर्जा में कमी। तो जो विद्युतीय कार्य हुआ है वह मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर है। तो यदि मानक अवस्था में लिया जाएगा तो NFE को हम लिखेंगे NFE 0। तो डेल्टा G बराबर NFE है और E बराबर यदि E0 है मानक अवस्था है तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा G 0। डेल्टा G भी यहाँ पे 0 दर्शा रहे हैं यानी मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को बता रहे हैं। तो डेल्टा G 0 इक्वल टू माइनस NFE 0। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा कि मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन जो है वह किस प्रकार से विद्युतीय कार्य से संबंधित होता है। तो माइनस NFE 0। तो यदि किसी प्रश्न में E0 की वैल्यू दी हुई है उस आधार पर हम उस सेल के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। नन्स्ट समीकरण, किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में जो सेल का विभव है और जो अभिकारक और उत्पाद का सांद्रण है उनके मध्य संबंध को स्थापित करने के लिए नन्स्ट द्वारा समीकरण दिया गया। क्योंकि सामान्य अवस्था में हम या 298 केल्विन टेम्परेचर पर 1 मोलर कंसंट्रेशन पर हम आसानी से किसी भी सेल के सेल विभव की गणना कर सकते हैं, लेकिन यदि अभिकारकों उत्पादों के सांद्रता में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति में हम सेल विभव की गणना कैसे करें, इसके लिए नन्स्ट द्वारा समीकरण दिया गया जिसे हम नन्स्ट समीकरण के नाम से जानते हैं। तो नन्स्ट समीकरण को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने संबंध को स्थापित किया। इसको पहले नन्स्ट समीकरण के रूप में हम पढ़ेंगे कि कैसे सेल के साथ जो अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता है उसका संबंध इन्होंने कैसे स्थापित किया और उसके बाद हम EMF की गणना कैसे करते हैं उस चीज़ को सीखेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है। यहाँ पर यदि हम देखें A प्लस B इक्वल टू C प्लस D, यानी यहाँ शो हो रहा है कि A और B की क्रिया से C और D बना। तो A और B यहाँ पर अभिकारक है और C और D यहाँ पर उत्पाद है। तो Q बराबर, यदि हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम देखें तो इसके लिए ऊपर होता है उत्पादों के मोलर सांद्रता का गुणनफल और नीचे होता है अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं का गुणनफल। तो Q बराबर, Q यहाँ पर अभिक्रिया लब्धि को बताता है। तो यहाँ Q बराबर है C, बड़े ब्रैकेट में लिख रहे हैं C को, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर C की सक्रिय मात्रा को यानी C की सांद्रता को दर्शाता है। तो बड़ा ब्रैकेट C, फिर उसके घात में C लिखे जो यहाँ पे सांद्रता को दर्शा रहा है, फिर D बड़े ब्रैकेट में, फिर उसके ऊपर स्मॉल d लिख रहे हैं घात में, बटे में लिख रहे हैं A को भी बड़े ब्रैकेट में, B को भी बड़े ब्रैकेट में और उसके लिए जो भी मोलों की संख्या है उसको घात में के ऊपर हमने लिखा कि A ऊपर स्मॉल a, फिर B उसके ऊपर स्मॉल b।
तो इस तरह से Q को हम गणना कर सकते हैं। जो GA है, यहाँ पर GA 1 मोल A के लिए साम्यावस्था पर गिब्स ऊर्जा है। इसी तरह से हम GB निकाल सकते हैं, जो 1 मोल B के लिए साम्यावस्था पर गिब्स ऊर्जा है। C के लिए निकालेंगे GC, जो कि 1 मोल C के लिए साम्यावस्था पर गिब्स ऊर्जा को दर्शाता है। यदि D कहा जाए तो 1 मोल D के लिए साम्यावस्था पर गिब्स ऊर्जा को दर्शाता है। गिब्स ऊर्जा अधिकतम उपयोगी कार्य या लाभदायक कार्य के रूप में हमने पिछले पार्ट में देखा। तो यहाँ पर GC इक्वल टू G0C, यहाँ पर प्लस RT बड़े ब्रैकेट में log C, तो यहाँ ln के रूप में लिया जा रहा है, नेचुरल लॉग, इसलिए ln लिख रहे हैं, ln बड़े ब्रैकेट में C। तो पहला जो संबंध हमें प्राप्त हुआ यानी वो है GC के लिए, जो कि C है, उत्पाद में C है, उसके लिए मुक्त ऊर्जा के लिए मान है GC इक्वल टू G0C प्लस RT log C। यही संबंध हम सभी के लिए ज्ञात करेंगे कि यदि GD है इक्वल टू G0D प्लस RT log D। सब D जो है ये भी बड़े ब्रैकेट में है, जो कि सांद्रता को व्यक्त करता है। इसके बाद है GA इक्वल टू G0A प्लस RT log A। B के लिए निकालेंगे तो GB इक्वल टू G0B प्लस RT यहाँ पर log B के लिए होगा। तो ये चारों जो आपने इक्वेशन देखा, ये G के साथ या GA के साथ G0A को बताता है या GB के साथ G0B के संबंध को बता रहा है। तो इस तरह से हम ये संबंध को देखते हैं। Q इक्वल टू क्या देखा हमने, अभिक्रिया लब्धि। तो इसी संबंध को यदि हम मुक्त ऊर्जा परिवर्तन एवं विद्युतीय कार्य के साथ स्थापित करें तो वह हमें प्राप्त होगा डेल्टा G बराबर डेल्टा G0 प्लस RT log CC इंटू DD अपॉन AA और BB। तो ये जो AA कह रहे हैं इसका मतलब है कि A की सांद्रता, BB कह रहे हैं मतलब B की सांद्रता, जितने भी उसके मोल है उसको हमने घात में लगाया है, और जो बड़ा ब्रैकेट है वो यहाँ पर इसकी सक्रिय मात्रा को दर्शाता है। अभिक्रिया लब्धि है यानी Q है, उसकी वैल्यू हमने देखा कि वहाँ पर जो अभिकारक है वह नीचे की ओर, उसकी सांद्रता, जो उत्पाद है उसकी सांद्रता ऊपर है। तो अभिक्रिया लब्धि को हम कह सकते हैं कि उत्पादों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल एवं अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के अनुपात को कहते हैं। तो यही संबंध हम यहाँ पर फिर से स्थापित कर सकते हैं कि डेल्टा G बराबर डेल्टा G0 प्लस RT log Q। यहाँ पर log जो है नेचुरल है, इसलिए इसे ln लिखा जा रहा है। डेल्टा G की वैल्यू माइनस NFE होती है, क्योंकि मुक्त ऊर्जा और विद्युतीय कार्य में ये संबंध हमने देखा कि डेल्टा G माइनस NFE, और यही चीज़ यदि मानक अवस्था में लिया जाएगा तो डेल्टा G0 इक्वल टू होगा माइनस NFE0 प्लस RT log Q। यदि यहाँ पर इस संबंध को और सरल किया जाए तो E बराबर E0 माइनस RT अपॉन NF log Q। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग है इसलिए ln लिया जा रहा है। यदि यहाँ पर लॉग के आधार में 10 आधार लिया जाएगा तो 2.303 RT अपॉन NF log 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 10 बेस और Q लिखा जाएगा। तो ये एक संबंध है नंस्ट समीकरण। इस आधार पर हम किसी भी ऐसे सेल के लिए E की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं जहाँ पर टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, सांद्रता में परिवर्तन भी हो सकता है। सामान्य अवस्था में तो E0 की वैल्यू हम ज्ञात कर ही सकते हैं, लेकिन सांद्रता में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो तो हम नंस्ट समीकरण की सहायता से किसी भी सेल के सेल विभव की गणना कर सकते हैं। रासायनिक सेल के लिए नंस्ट समीकरण को किस प्रकार गणना कर सकते हैं ये सीख लेते हैं। रासायनिक समीकरण में यदि हम यहाँ पर सामान्य एक इलेक्ट्रोड जो अभिक्रिया है वो ले लेते हैं कि यदि एक इलेक्ट्रोड है M तो उस पर अपचयन की क्रिया हो रही है। मान लेते हैं कि Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन से वह एक धातु में परिवर्तित हुआ M। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो यहाँ पर हम उसको मान लेते हैं कि अपचयन की क्रिया हो रही है वहाँ पर। तो यहाँ जो नंस्ट इक्वेशन हमने सीखा था पहले, उसी को यहाँ अप्लाई करेंगे कि E
Mn प्लस बाई एम। Mn प्लस बाई एम यानी यहाँ पर जो E है वो यहाँ पर E पूरे सेल के लिए सेल विभव की गणना, जहाँ पर M धातु है जो कि उसके सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, उसी धातु के सॉल्यूशन में लवण के विलयन में वो डूबा हुआ है। तो ऐसे सेल के लिए हम नंस्ट समीकरण के द्वारा E की गणना कर रहे हैं। इक्वल टू E0 Mn प्लस बाई एम माइनस RT अपॉन NF लॉग M ऊपर है मतलब धातु और नीचे जो Mn प्लस है उसकी सांद्रता, दोनों को ही बड़े ब्रैकेट में लिया गया है, यानी दोनों की सांद्रता को व्यक्त किया जा रहा है, एक्टिव मास को व्यक्त किया जा रहा है। तो यहाँ जो M है वो धातु की सांद्रता है कैपिटल M, और Mn प्लस जो है वो धातु आयनों की मोलर सांद्रता है। T टेम्परेचर, R गैस स्थिरांक, तो R की वैल्यू आप सभी जानते हैं कि अलग अलग होती है अलग अलग यूनिट्स में, तो यहाँ जो माना गया है वो है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान यहाँ पर हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। F की वैल्यू है 96,500 कूलम। तो इन सभी मानों की आवश्यकता हमें पड़ेगी नंस्ट समीकरण में। अब हम E Mn प्लस बाई एम इक्वल टू E0 Mn प्लस बाई एम माइनस 2.303, अब ये जो 2.303 है वो log 10 आधार लेने पर यहाँ मल्टीप्लाई करना है। 2.303 RT अपॉन NF log 10 M अपॉन MN प्लस। तो ये जो समीकरण है, ये जो मान दिया गया है, इन सभी मानों को हम एक गणना कर लेते हैं कि मानों को गणना करने पर क्या वैल्यू आएगी। जैसे R का मान हमने देखा 8.314 ले रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ मान लेते हैं कि 298 केल्विन है। तो इन सभी मानों को जब हम गणना करते हैं तो एक वैल्यू प्राप्त होती है 0.0591। तो बटा n जो है वो चेंज होगा, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो बदल सकती है, इसलिए n को हम कोई स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे, n चेंज हो सकता है। तो ये लिखा हमने। तो अब जो सूत्र हमारे पास आया है वो E Mn प्लस बाई एम इक्वल टू E0 Mn प्लस बाई एम माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऊपर ms अपॉन Mn प्लस। ये जो ms है वो यहाँ पर धातु है, जिस धातु में क्रिया हो रही है, जिस धातु इलेक्ट्रोड को लिया गया है सॉलिड स्टेट में, और उसका जो सॉल्यूशन है वो Mn प्लस को शो कर रहा है। तो जो धातु है वो यहाँ पर अपचयित अवस्था हो गई, और जो यहाँ पर विलयन लिया गया है उसी का वो है यहाँ पर उसकी ऑक्सीकृत अवस्था। तो इस समीकरण को हम अब लिख सकते हैं E Mn प्लस बाई एम इक्वल टू E0 Mn प्लस बाई एम माइनस 0.0591 बटा n लॉग ऊपर अपचयित अवस्था और नीचे ऑक्सीकृत अवस्था। इसी को हम यदि प्लस साइन लगाएंगे इस तरफ तो ये हो जाएगा ऊपर ऑक्सीकृत अवस्था और नीचे अपचयित अवस्था। यदि ठोस की सांद्रता जो भी यहाँ पे लिया जा रहा है इलेक्ट्रोड, उसकी सांद्रता को इकाई मान लें, तो इकाई मानने पर ऊपर हमारे पास 1 होगा, तो 1 बटा Mn प्लस के रूप में भी इसको दर्शा सकते हैं। यदि किसी भी इलेक्ट्रोड की सांद्रता को हम इकाई मान लें, इलेक्ट्रोड जो कि यहाँ ठोस अवस्था में है, तो Ms के स्थिति में जो है Ms बड़े ब्रैकेट इक्वल टू 1 यानी उसको इकाई मान लिया जाए, तो 1 अपॉन Mn प्लस बड़े ब्रैकेट को क्लोज करके ऐसे उसको शो कर सकते हैं। तो नंस्ट समीकरण को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो याद रखने का एक हमारे पास तरीका रहता है कि यदि पॉजिटिव साइन है सामने, यदि पॉजिटिव साइन है और ऊपर क्या होगा ऑक्सीडाइज स्टेट और नीचे होगा रिड्यूस्ड स्टेट, तो इसको याद रखने के लिए हम एक शब्द रखते हैं प्रिंस ऑफ रोम, यानी प्रिंस यानी पॉजिटिव, ऑफ रोम यानी ऊपर ऑक्सीडाइज स्टेट और नीचे रिड्यूस्ड स्टेट। कई बार नंस्ट समीकरण के क्वेश्चन बनाते समय आप लोग गलतियां करते हैं, तो इसलिए ये छोटा सा ट्रिक आप याद रखेंगे। प्रिंस ऑफ रोम यानी पॉजिटिव साइन यदि है समीकरण में तो ऊपर ऑक्सीडाइज स्टेट और नीचे रिड्यूस्ड स्टेट। ऑक्सीडाइज स्टेज है यहाँ पर तो ऊपर रहेगा और रिड्यूस्ड है तो नीचे रहेगा, यदि सामने पॉजिटिव साइन है। यदि निगेटिव साइन होगा तो ऊपर रिड्यूस्ड स्टेट होगा और नीचे ऑक्सीडाइज स्टेट होगा।